Hello and welcome back to the Civil Engineering with MSA Improve your knowledge for your bright future। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि सब्जेक्ट वाइज तो है ही, साथ में क्या है टॉपिक वाइज भी है। सब्जेक्ट जो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है उसका नाम है सर्वेइंग, और जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कर्व और कर्व सेटिंग। देखिए, कर्व से रिलेटेड ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए प्लीज़ इसको लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आज जो है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कर्व से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद फिर जो भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे, और जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होंगे आप देखिएगा कि बहुत आसानी से बन जाएगा। कर्व के साथ परेशानी ये होती है कि जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान देते नहीं हैं। कर्व से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होता है, फार्मूला बेस्ड होता है, स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन होता है। तो वो क्वेश्चन हम लोगों को एग्जामिनेशन में किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। बस अपने को क्या करना है, बहुत ध्यान से इसको समझना है, थोड़ा सा पढ़ लेना है, 2-3 फार्मूले उसको याद रख लीजिए, काम आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात क्या है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि थोड़ा पढ़ने पढ़ाने का माहौल बन सके ना। देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं आपके सिंपल सर्कुलर कर्व से, और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको आप बहुत ध्यान से समझ सकते हैं। मैं खुद को थोड़ा सा गायब कर लेता हूँ, नहीं तो क्या है कि दिक्कत हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा। देखिए, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है, बहुत प्यारा सा डायग्राम तो नहीं बनाया लेकिन अपने काम लायक है ना। ये डायग्राम मैंने बना रखा है और इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला जो है बीटी जो है वो उसको कहा जाएगा बैक टेंजेंट। आप देख रहे हो यहाँ पर पॉइंट है कर्व के ऊपर। देखिए, ये जो रेड इंक से मैंने बना रखा है ना, यहाँ पर देखिए ये रेड इंक से जो मैंने बना रखा है ये है आपका कर्व, ठीक है, ये कर्व है आपका। जो येलो इंक से मैंने बना रखा है ये आपका क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। और यहाँ देखिए जो ब्लू कलर से मैंने बना रखा है, जहाँ पर मैंने आर लिख भी रखा है, ये आपका रेडियस है। ये तो बेसिक सी चीज़ है। अब एक बात आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉइंट T1 से लेकर के पॉइंट T2 तक का जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्ड डिस्टेंस कहेंगे, है ना। बस सारा खेल अब इसी में हो जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा, कभी कभी क्या होता है एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसीलिए FT जो है वो क्या हो जाएगा, FT देखिए क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड टेंजेंट कहलाएगा। PC का मतलब क्या होगा जी, पॉइंट ऑफ कर्व। देखिए PC का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ कर्व की एक ऐसा पॉइंट जहां से आपका क्या हुआ है, कर्व स्टार्ट हुआ है। देखिए, बिगिनिंग ऑफ कर्व फ्रॉम अलाइनमेंट चेंजेस फ्रॉम टेंजेंट टू कर्व। यहां पर क्या हुआ है कि ये टेंजेंट को छोड़ करके इसने कर्व बनाना स्टार्ट कर दिया है पॉइंट PC से, ठीक है, जो कि T1 आपका पॉइंट है। डेल्टा जो है वो आपका क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बहुत जगह जो है आपको क्वेश्चन में डेल्टा दिख जाएगा या फाई दिख जाएगा, या हो सकता है कि डी नाम से भी आपको जो है एंगल दिख जाएगा, तो घबराना नहीं है, तीनों एक ही बात कही गई है, ठीक है। ये क्या है, आपका डिफ्लेक्शन एंगल है। देखिए जरा, जब दोनों टेंजेंट एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो मैंने क्या किया कि जो बैक टेंजेंट है उसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ देखिए जो एंगल हमारे पास बन रहा है, इस एंगल को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, डिफ्लेक्शन एंगल नाम दे दिया। आई हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, जहां आकर के दोनों टेंजेंट ने एक दूसरे को क्रॉस किया या फिर कट किया। एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि एंगल T1OT2 यानी देखिए ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, या देखिए मैं डैश लाइन बना रहा हूं ताकि आपको लाइन दिख जाए, ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम लोग कहते हैं सेंट्रल एंगल। और ये किसके बराबर होगी, सेंट्रल एंगल और डिफ्लेक्शन एंगल दोनों बराबर होता है, तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। टी क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे पास। एल की अगर बात की जाए जो कि लॉन्ग कोड है, और ये क्या है, T1 T2 है ना, यानी पॉइंट T1 से लेकर के T2 तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या कहलाएगा, लॉन्ग कोड कहलाएगा। CD की अगर मैं बात कर लूँ कि CD है क्या आपके लिए, तो CD जरा देखिएगा यहाँ इस पॉइंट से कर्व के बिल्कुल एपेक्स से लेकर के जहाँ कॉर्ड और सेंटर लाइन ने एक दूसरे को क्रॉस किया है, वो जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस हमारे पास, इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, देखिए CD को मिड ऑर्डिनेट, क्या नाम दे देते हैं, मिड ऑर्डिनेट, और इसको M से डिनोट किया जाता है ज़्यादातर। E की अगर बात की जाए तो E आपका क्या हो जाएगा, एपेक्स डिस्टेंस। बहुत जगह इसको एक्सटर्नल डिस्टेंस भी कहा जाता है। एपेक्स डिस्टेंस क्या है, देखिए जरा पॉइंट C से लेकर के इंटरसेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या कहेंगे, एपेक्स डिस्टेंस कहेंगे। L क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ द कर्व है, ठीक है। ये तो कुछ बेसिक नाम हो गए, अब थोड़ा और काम की बात करते हैं। देखिए, एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व में कुछ चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या है कि लेंथ ऑफ कर्व क्या हो जाएगा, L = π/180 R डेल्टा। ये जो डेल्टा है आपका, ये डेल्टा कुछ और नहीं, ये डेल्टा क्या है आपका, सेंट्रल एंगल जो है वो आपका क्या कहलाएगा, डेल्टा।
ठीक है, बचपन में हम लोगों ने पढ़ रखा था ना कि कोई भी अगर आपको कर्व की लेंथ निकालनी है, कोई सिंपल सर्कुलर कर्व है, इसकी लेंथ निकालनी है तो इसका लेंथ कितना होता है, इसका लेंथ जो है बेसिक लेंथ होता है वो होता है जो रेडियस है इनटू जो हमारे पास में एंगल है। इसको डी से बहुत जगह दिखाया जाता है, बहुत जगह इसको किससे दिखाया जाता है, फाई से लिखा जाता है, बहुत जगह इसको डेल्टा से लिखा जाता है। अब ये परेशानी हो गई कि पाई बाई 180 क्यूब क्या कहा गया है, जरा सा याद रखिएगा, बहुत बार एग्जामिनेशन में ये आप लोगों से परेशानी हो जाती है। देखिए, अगर कोई भी डेटा आपको डिग्री में दिया हुआ, कोई भी एंगल आपको डिग्री में दिया हुआ, आपको अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, 1 डिग्री को आपको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो आप क्या लिखते हैं, पाई बाई 180। तो हम लोग बोलते हैं कि अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है, रेडियन में। थोड़ा ध्यान में रखने की बात है ना, रेडियन में कन्वर्ट हो गया है ना। अच्छा, अब दोनों में जरा सा कन्वर्जन आप लोग याद रखिएगा कि अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए सपोज दैट कि 5 डिग्री है और आपको कहा जाए कि आप रेडियन में कन्वर्ट कीजिए इसको, तो आप क्या कीजिएगा, 5 इंटू पाई बाई 180। तो अब जो आपके पास में आंसर निकल करके आएगा वो किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। अगर आपको कभी रेडियन दे दिया जाए, रेडियन दे दिया जाए और कहा जाए कि आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको 4 रेडियन दे दिया, आपने क्या, आपको किस में कन्वर्ट करना है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कीजिएगा, आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 4। अब क्या आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आ जाएगी, डिग्री में आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल एक कन्वर्जन है। तो यहाँ पर पाई बाई 180 किसके लिए यूज़ किया गया है, पाई बाई 180 इसलिए यूज़ किया गया है ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, रेडियन में कन्वर्ट हो जाए। देखिए जरा, उसके बाद हमारे पास दूसरा एक काम आता है, वो है आपका टेंजेंट लेंथ। टेंजेंट लेंथ का मतलब क्या हो जाएगा, आपका लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितना है। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट आपसे अगर कोई पूछे तो आप क्या कहिएगा कि भाई ये या तो हो सकता है कि T1i, ये किसके बराबर हो जाएगा, T2i, ये दोनों तो बराबर ही है ना, दोनों लेंथ अपने पास क्या है, बराबर ही बिल्कुल। तो ये होता कितना है, ये होता है आपका, देखिए मैंने लिख भी रखा है, यहीं पर दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये कितना होता है, R10 डेल्टा बाई 2। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। लेंथ ऑफ द लॉन्ग कोड कितना हो जाएगा, अगर लॉन्ग कोड की बात की जाए यानी T1 से T2 तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 2R साइन डेल्टा बाई 2। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगा करके सारे रिजल्ट निकाले हुए हैं। ठीक है, तो आप बस थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, है ना, बहुत जगह जो है यूज आता है। मिड ऑर्डिनेट की अगर वैल्यू आप लोगों को निकालनी है तो कितना हो जाएगा, R इंटू 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2 हो जाएगी। एक्सटर्नल डिस्टेंस अगर ई, मैंने बताया था ई क्या है आपका, ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, R सेक डेल्टा बाई 2 माइनस 1। चेन एज, बहुत बार चेन एज आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि चेन एज ऑफ T1 कितना होगा। तो चेन एज ऑफ T1 आपको अगर निकालना है, थोड़ा सा मैं डायग्राम पे फिर आ जाता हूँ और थोड़ा सा पेन का कलर अगर मैं चेंज कर लूँ तो बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। देखिए, अगर हमको T1 का चेन एज निकालना है ना, यहाँ पर T1 का चेन एज निकालना है, तो देखिए हम तो चेन से ही मेजर करते हुए आगे बढ़े थे ना, चेन से ही मेजर करते हुए कर्व को आगे बढ़े थे और हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे, हम लोग पॉइंट आई तक पहुँच गए थे जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हमारे पास आई का चेनेज तो जरूर होगा, चेनेज ऑफ आई हमारे पास होगा। अगर चेनेज ऑफ आई से हम लोग टी, जो हमारे पास लेंथ ऑफ द टेंजेंट है, इसको घटा दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, चेनेज ऑफ T1, यानी इस पॉइंट का चेनेज निकल जाएगा। बहुत आसान है ना। अब देखिए इसमें होता क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार मिलेगा। चेनेज ऑफ आई तो हम लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो क्वेश्चन में गिवन होगा। और लेंथ अगर आपको नहीं दिया हुआ है टी का, तो आप क्या करिएगा, सिंपली ये जो फॉर्मूला है ना, R10 डेल्टा बाई 2, इस फॉर्मूले से आप क्या कीजिएगा, लेंथ निकाल दीजिएगा। मान लीजिए बहुत बार आपसे ये पूछा जा सकता है कि चेनेज ऑफ T2 क्या होगा। तो चेनेज ऑफ T2 की जब बात कही जाएगी, यानी कि इस पॉइंट पर अगर आपको चेनेज निकालना है तो ये और ज़्यादा सिंपल हो जाता है कि आपके पास अगर चेनेज ऑफ T1 है, यानी इस पॉइंट का आपने क्या किया है, चेनेज निकाल रखा है, तो इसमें आप क्या कीजिए कि कर्व के लेंथ को, यानी ये जो लेंथ है अपना L, इस कर्व के लेंथ को आप क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा, सिंपली चेनेज ऑफ T2 निकल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा एक लॉजिक पर क्या होता है, हम लोग काम कर लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा ही ये सिंपल होता है। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखिए ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को ध्यान में रखना है और इसके रिजल्ट ऐसे है ना कि आप एक बार रिजल्ट को ध्यान में रखिएगा, उससे सारा काम हो जाता है। डेजिग्नेशन ऑफ कर्व, यानी कि शार्पनेस ऑफ कर्व, बहुत जगह इसको डिग्री ऑफ कर्व भी कहा जाता है। ठीक है, इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, बाई आर्क डेफिनेशन, और दूसरा अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं तो बाई कॉर्ड डेफिनेशन। ठीक है, दो तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं ना। थोड़ा हो सकता है राइटिंग अच्छी नहीं होगी, मेरे अपने नोट्स कॉपी, मैंने सोचा कि इसका ही स्क्रीनशॉट लगा दूं आप लोगों के लिए। तो देखिए शार्पनेस ऑफ कर्व में अगर आपसे आर्क डेफिनेशन के थ्रू अगर ये बात पूछी जा रही है, तो हमारे पास चेन लेंथ कितना है, दो ही तरह के चेन हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, या तो 30 मीटर चेन या फिर क्या 20 मीटर चेन।
चेन। क्वेश्चन में अगर आपको चेन लेंथ नहीं दिया हुआ है तो आप उसको ऐसे मान लीजिएगा कि 30 मीटर चेन, अगर 20 मीटर चेन उसको देना है तो वो आपको लिख करके देगा। क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे और आपको पता चल जाएगा। तो देखिए 30 मीटर चेन के लिए अगर मुझे क्या निकालना हो, आर्क डेफिनेशन निकालना हो, ठीक है, डेजिग्नेशन ऑफ कर्व निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा, पाई आर डी बाई 180 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। ठीक है, सिंपल सा एक लॉजिक लगा देते हैं। अच्छा, अब अगर आप ये सोचना चाहें कि ये कैसे करके निकला है आपका, तो आपको ध्यान होगा कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था, पाई आर डेल्टा बाई 180 इज इक्वल टू क्या है, लेंथ है। ठीक है, ये लेंथ हम लोगों के पास कितना आ गया, ये लेंथ हमारे पास है 30। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 30 लिख दिया है ना। मैंने कहा ना बहुत जगह इसको डेल्टा, बहुत जगह इसको डी से भी लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर डी हमारे पास कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा, क्या करेंगे कि 180 30 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये नियर अबाउट 1719 आर आ जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला को बस आप लोगों को याद रखना है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक तो ये वाला डेटा और एक ये वाला डेटा, और फिर आप देखिएगा कि कर्व में आपको कोई परेशानी है ही नहीं। उसी तरह से देखिए जरा, अगर आप 20 मीटर चेन के लिए बात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई आर डी डिवाइडेड बाई 180 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से अगर आप डी की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर। पाई की वैल्यू तो फिक्स है, यहाँ पर किस पर वेरी करेगा, सिर्फ आर पर। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1146 डिवाइडेड बाई आर। कितना हो जाएगा ये, 1146 डिवाइडेड बाई आर। अगर आपको ये बात सुनते सुनते जरा सा ये वैल्यू अगर याद आ गई हो तो फिर बहुत मज़ा आ जाएगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो हम लोग काम करेंगे वहाँ पर यही वैल्यू रिपीट हो जाएगा। देखिए जरा, अगर आपको कॉर्ड डेफिनेशन की बात करनी है, बाय कॉर्ड डेफिनेशन अगर आपने काम करना है, 30 मीटर का आपके पास में क्या है, कॉर्ड है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या बात किया था कि 30 मीटर का आपके पास क्या है, चेन है। अब क्या है हमारे पास, देखिए जो हमारे पास है यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, देखिए आर्क डेफिनेशन ना, 30 मीटर चेन यूज़ कर लिया था। अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि कॉर्ड है ना, कॉर्ड यानी कि ये जो अपने पास में लेंथ है ना, ये वाला लेंथ, ये मान लीजिए आपके पास में 30 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको कोई कहता है कि आप यहाँ पर क्या कीजिए कि बाई कॉर्ड डेफिनेशन में आप क्या निकाल लीजिए भाई, कि शार्पनेस ऑफ द कर्व आप फाइंड आउट कीजिए, है ना, शार्पनेस ऑफ द कर्व फाइंड आउट कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए काम। क्या है, आपको पता है कि साइन डी बाई 2, अगर हम इस एंगल को, पूरे एंगल को क्या मान ले भाई, पूरे एंगल को हम बोले कि ये डी है, तो ये एक एंगल यहाँ पर देखिए, इस एंगल में यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, डी बाई 2। तो साइन डी बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15, यानी ये वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इसका टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, है ना। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, देखिए 15 है, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा हमारे पास, आर हो जाएगा, है ना। अगर ये एंगल क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो इस एंगल को हम लोग साइन डी बाई 2 की जगह सिर्फ क्या लिख सकते हैं, डी बाई 2 लिख सकते हैं। और पाई बाई 180 से इसको हम लोगों ने क्यों मल्टीप्लाई किया, अभी तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि पाई बाई 180 से जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब हमारा जो है डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, पाई बाई 180 से इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा क्या काम कीजिए आप लोग कि इस वैल्यू को उठाइए जरा और यहाँ पर ला करके पटकने की कोशिश कीजिए कि डी बाई 2 इंटू पाई बाई 180 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई आर। यहाँ से आप डी को सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये वैल्यू कितनी आ रही है। मेन अपना आपसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कोई सॉल्व नहीं करा रहा है, आपसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाएगा, इस पर बेस्ड फॉर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो आपको बस डेटा बस याद रख लेना है, छोटा छोटा दो तो फॉर्मूला ही है अपने पास। डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1719 डिवाइडेड बाई आर। अब आपको अगर ध्यान आ रहा होगा तो जरा बहुत ध्यान से देखिए कि जब हम लोग आर्क डेफिनेशन पर बात कर रहे थे 30 मीटर चेन के लिए, तभी हमारे पास वैल्यू कितना आया था, 1719 डिवाइड बाई आर। ठीक है, और अभी भी अगर हम लोग कॉर्ड डिस्टेंस पर भी बात कर रहे हैं, है ना, कॉर्ड डेफिनेशन पर बात कर रहे हैं 30 मीटर कॉर्ड के लिए, तो जो हमारे पास वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1719 डिवाइड बाई आर, यानी दोनों वैल्यू सेम है। एक याद रखिए, दोनों का काम हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर अगर 20 मीटर आपके पास में कॉर्ड लेंथ है तो 20 मीटर का मतलब क्या होगा, ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 20 मीटर, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 10 मीटर। यहाँ भी वही काम करेंगे, साइन डी बाई 2 इज इक्वल टू 10 बाई आर। ठीक है, 10 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, है ना। अब साइन डी बाई 2 क्या है, बहुत ज़्यादा अगर छोटा है तो इसको हम लोग डी बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल की वैल्यू बहुत कम रहती है यहाँ पर, तो इसको डी बाई 2 लिख देते हैं हम लोग। डी बाई 2 इंटू पाई बाई 180, पाई बाई 180 क्यों किया, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किया। तो देखिए डी बाई 2 इंटू पाई बाई 180 इज इक्वल टू 10 बाई आर। यहाँ से आपने डी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, कितना आ गया 1146 डिवाइड बाई आर। बस आपको इसी से मतलब था कि यही काम अपना हो जाए। ठीक है, अब अगर आपको याद आ रहा होगा कि 20 मीटर जो है हम लोगों ने जब चेन लेंथ लिया था तो हमारे पास क्या आया था वैल्यू, जरा देखिए 1146 डिवाइडेड बाई आर। और अभी 20 मीटर का आपने अगर
कॉर्ड लेंथ लिया है, कॉर्ड की लेंथ लिया है, तो भी कितना आ रहा है 1146 डिवाइड बाई आर, यानी दोनों में क्या है आपका बिल्कुल सेम है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। जब ये बात आपको समझ में आ गई तो अब देखिए आप जब सॉल्व कीजिएगा ना सारे फॉर्मूले को, सारे न्यूमेरिकल्स को, तो इतना मजा आने वाला है जिसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना हम लोग क्वेश्चन। तो मैं एक बार खुद को ले आता हूं ताकि थोड़ा सा मजा आए। देखते हैं, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, 1 बाय 1 क्वेश्चन आएगा और 1 बाय 1 हम लोग इसको सॉल्व करते चलेंगे और बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, बहुत प्यार से। देखिए हमको क्या कहा गया है, सर्कुलर कर्व है ना, थोड़ा पेन का इंक चेंज कर लूँ ताकि दिखने लायक हो जाए। हाँ, एक सर्कुलर कर्व है हमारे पास जो कि कितना है 200 मीटर का है ना रेडियस, और 65 डिग्री जो है कहा जा रहा है हम लोगों को कि डिफ्लेक्शन एंगल है इसका। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इट्स डिग्री बाय आर्क डेफिनेशन। ठीक है, इसका आर्क डेफिनेशन के हिसाब से क्या डिग्री होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ कर्व हमसे पूछा जा रहा है, या फिर आप इसको क्या शार्पनेस ऑफ द कर्व कह सकते हो। तो हमको तो एक बात पता ही है, क्या यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है क्या कि ये 20 मीटर के लिए होगा या 30 मीटर के लिए। तो मैंने आपको बताया था ना कि जब कुछ भी नहीं लिखा हो तो आप कितना के लिए मानिएगा, उसको 30 मीटर के लिए मानिए। तो देखिए हमारे पास अब दो तीन चीज़ें आ गई सामने। आर की वैल्यू कितनी आ गई 200 मीटर, एल हमारे पास कितना है भाई 30, है ना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला है डी इज इक्वल टू 30 मीटर के लिए क्या था, तो डी इज इक्वल टू 1719 डिवाइडेड बाई आर। बहुत प्यार से इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं ना, 1719 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितनी रख देंगे हम लोग, आर की वैल्यू रख देंगे 200 मीटर, है ना, क्योंकि रेडियस दिया हुआ है हम लोगों को 200 मीटर। तो इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा कितना, सॉल्व करने के बाद 8.59 डिग्री। तो देखिए जरा चारों ऑप्शन में 8.59 तो नहीं है, ये 0.59 जो है इसको हम लोग 6 तो ले ही सकते हैं, 8.6 डिग्री। 8.6 कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आया है ना, इसको तो हम लोगों ने निपटा दिया। अब दूसरा आ रहा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ टेंजेंट। मैंने कहा था ना 2-3 फॉर्मूले ही यूज होने वाले हैं और उस फॉर्मूले को मैं यूज करके आपको दिखाऊंगा कितना आसान हो जाता है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ टेंजेंट इन मीटर। चलिए मीटर में बताना है, बहुत अच्छी बात है। ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में कि आपसे यूनिट क्या पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पर आपने पूरा सॉल्व कर लिया, उसके बाद पता चलता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर को mm में या फिर सेंटीमीटर में कभी कभी कन्वर्ट करा लेता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने को पता ही है। कह रहा है हमसे कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ टेंजेंट इन मीटर ऑफ अ सिंपल सर्कुलर कर्व। क्या कितना रेडियस दे दिया गया है, 430 मीटर रेडियस एंड 60 डिग्री डिफ्लेक्शन एंगल दे दिया गया है। चलिए हमसे क्या मांग रहा है भाई, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए यहाँ पर लिख दूँ, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ। लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला था वो क्या था, आर tan डेल्टा बाई 2, यही तो हम लोग यूज़ कर रहे थे। तो आर की वैल्यू कितनी दे दी गई है, आर की वैल्यू दे दी गई है 430 मीटर, मीटर नहीं लिखते हैं यहाँ, थोड़ा हौच पौसा हो जाएगा। 430 tan डेल्टा बाई 2, डेल्टा कितना है हमारे पास 60/2। बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। सॉल्व करने के बाद जो डेटा आएगा आपके पास वो कितना आएगा 430, 1030 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये लगभग हो जाएगा 0.577। अब इसको जरा सॉल्व कीजिएगा तो टी इज इक्वल टू हमारे पास निकल करके आ जाएगा 248.11 मीटर। चेक कीजिए यहाँ ऐसा कोई आपको दिख रहा है क्या, 248.11, तो 248 हमको दिख रहा है, 0.11 तो नहीं दिख रहा है, 0.26 दिख रहा है, तो नियर अबाउट है इसके। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग जो है वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट ले रहे हैं, 4 डिजिट ले रहे हैं, इस पर कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा पॉइंट के बाद हल्का सा प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से सॉल्व होगा ये सारा कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरी का है। देखिए जो थ्योरी के क्वेश्चन हो सकते हैं वो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ ताकि थ्योरी भी आपका साथ साथ में कवर हो जाए, क्योंकि एग्जाम में अपने को पता नहीं है कि थ्योरी पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है कि यहाँ से एक आध थ्योरी भी पूछ लिया जाए। तो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करते रहेंगे यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द डिस्टेंस फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट एंड द टेंजेंट इज कॉल्ड एज। डिस्टेंस जो है वो किसके, इंस्ट्रूमेंट और टेंजेंट के बीच में जो डिस्टेंस आएगा उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाता है स्लोप डिस्टेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। तो इस तरह के छोटे छोटे भी सवाल हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। देखिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, इज द बिगिनिंग ऑफ द कर्व वेयर द अलाइनमेंट चेंज फ्रॉम अ टेंजेंट टू अ कर्व। अभी अभी ये थ्योरी में मैंने आप लोगों को बताया है और आपको अभी तक ध्यान आ भी गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत बार क्या है थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया जाता है कि बिगिनिंग ऑफ द कर्व वेयर द अलाइनमेंट चेंजेस फ्रॉम टेंजेंट टू कर्व। ठीक है, तो ऐसे तरह की जो चीज़ है उसको क्या कहा जाएगा, पॉइंट ऑफ कर्व। इसको मैंने पीसी लिखा था ना,
पीसी लिखा था अभी पहले पेज में और बताया भी था कि पीसी क्या है, पॉइंट ऑफ कर्व है। यहाँ पर क्या होगा, कर्व जो है वो टेंजेंट से, अलाइनमेंट जो है वो टेंजेंट से कर्व की तरफ चेंज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। फॉर अ रेलवे एंड हाईवे वर्क द एंगल मेजरमेंट फॉर द सेटिंग आउट वर्क इज, है ना, किससे किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका सी, डिफ्लेक्शन एंगल, है ना। कौन सा एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व इज 100 मीटर। चलिए फिर से सवाल आ गया हमारे पास, रेडियस कितना दे दिया गया है, आपको एग्जाम में इतना ज़्यादा लिख करके नहीं सॉल्व करना है, आपको तो बस पेन उठाना है और सॉल्व करना है। रेडियस हमको कितना दे दिया गया है, रेडियस दे दिया गया है 100 मीटर, और डिफ्लेक्शन एंगल की जो वैल्यू है, डिफ्लेक्शन एंगल की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी दे दी गई है, डिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू दे दी गई, मैं डेल्टा सही लिख देता हूँ ना, 90 डिग्री दे दी गई है। तो हमसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ द लॉन्ग कोड क्या होगा। तो देखिए लेंथ ऑफ द लॉन्ग कोड के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था शुरू वाले पेज में, ये कितना होता है 2 इंटू आर साइन क्या हो जाएगा जी, डेल्टा बाई 2। चलिए इस फॉर्मूले में सारे वैल्यूज को उठाते हैं, पटकते हैं। 2 इंटू आर हमारे पास कितना है 100 और साइन डेल्टा बाई 2 यानी कितना हो जाएगा 90/2। अब इसको जरा सॉल्व कीजिएगा बहुत प्यार से, तो कितना आ जाएगा आपका 141.42 मीटर। ये आ गई अपने एल की वैल्यू। चेक करिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बिल्कुल मैजिकल आंसर आ रहे हैं। देखिए अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इन अ सिंपल सर्कुलर कर्व। देखिए बहुत प्यारा सा सवाल पूछा गया। क्या पूछा गया कि व्हाट इज द सम ऑफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इन अ सिंपल सर्कुलर कर्व। तो आपको याद आ रहा होगा ना कि दो टेंजेंट जहां पर मिल रहे थे, यहां पर आपका डिफ्लेक्शन एंगल था और यहाँ पर एक एंगल था। तो कह रहा है कि ये जब एंगल ए, नाम दे देता हूँ चलिए, एंगल ए और एंगल बी को जोड़िएगा तो कितना आएगा, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो भाई किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बहुत सही 180 डिग्री, है ना। ये सब सवाल में कोई दम था क्या, कोई दम नहीं था। देखिए उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है कि कर्व ऑफ वेयरिंग रेडियस इज नोन एज। कोई ऐसा कर्व है जिसका रेडियस जो है वो वेरी कर रहा है, तो उस कर्व को हम लोग क्या कहेंगे, उस कर्व को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन कर्व। देखिए यहाँ से ये सब जो कर्व के नाम वगैरह है ना वो आपके क्लियर हो जाएंगे, मैंने कहा था ना क्वेश्चन लेकर के आ जाऊंगा उसके लिए। ट्रांजिशन कर्व एक ऐसा कर्व है जहां पर कि क्या होगा, रेडियस इसका वेरी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एन आइडियल ट्रांजिशन कर्व शुड बी। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है किसका, एक आइडियल ट्रांजिशन कर्व का, वो क्या होना चाहिए, वो भाई होना चाहिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, है ना। वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसके लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ अ लॉन्ग कोड टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कर्व इज नॉन एज। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, जब कर्व का मैंने प्यारा सा डायग्राम बनाया था तो उसको क्या कहते हैं, मिड ऑर्डिनेट कहते हैं, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, मिड ऑर्डिनेट कहते हैं। अगर आप थोड़ा भूल गए हो तो फिर से एक बार क्या कीजिए, वीडियो को बैक कीजिए और शुरू वाले ही पेज में आपको पहला ही जो है आपको डायग्राम के साथ मिल जाएगा कि मिड ऑर्डिनेट क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। फिर से हमसे एक न्यूमेरिकल पूछ लिया, न्यूमेरिकल तो पूछे बहुत मजा आता है न्यूमेरिकल पूछता है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, इफ द लेंथ ऑफ आर्क और कोड इन अ कर्व इज 30 मीटर। ठीक है, कह रहा है कि लेंथ ऑफ आप आर्क मानिए या फिर कॉर्ड मानिए, किसी कर्व में क्या कह रहा है कि 30 मीटर है। देन द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्व यानी रेडियस ऑफ कर्व आर एंड डिग्री ऑफ द कर्व, डिग्री और रेडियस के बीच में जो रिलेशन इस्टेब्लिश्ड होगा, सॉरी डिग्री और रेडियस के बीच में जो रिलेशन इस्टेब्लिश्ड होगा वो रिलेशन आपका क्या बनेगा, या कि रेडियस ऑफ द कर्व एंड डिग्री ऑफ द कर्व के बीच में रिलेशन क्या होगा। अरे भाई इससे ज़्यादा आसान सवाल हो ही नहीं सकता। 30 मीटर अगर हमारे पास कॉर्ड डिस्टेंस है तो हम लोगों ने अभी अभी तो इस्टेब्लिश किया था ना कि d इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, अभी आपको याद आ जाएगा 1719 डिवाइडेड बाई r, यही तो हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया था। अब जरा इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1719 बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका d। तो देखिए 1719 तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन क्या लिखा 1718.9, तो 1718.9 जो है इसको हम लोग आराम से 1719 अगर लिख दे तो कोई तकलीफ। तो यही तो है ना हमारे पास जो रिलेशन है वो यही है, बस थोड़ा सा क्या है सवाल को घुमा फिरा करके थोड़ा परेशान किया गया है। तो आंसर इसका राइट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी कि r इज इक्वल टू 1718.9 डिवाइडेड बाई d डिग्री।
चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरिड आउट बाय टू थियोडोलाइट मेथड। कौन सा किया जाता है टू थियोडोलाइट मेथड से? आप लोगों ने बहुत बनाया होगा अपने लैब में। कौन सा बनाया जा रहा है? सर्कुलर कर्व रेंजिंग, है ना। कौन सा बनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरिड आउट बाय टू थियोडोलाइट मेथड। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सर्कुलर कर्व रेंजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास बहुत सारे एग्जाम में बहुत तरह से इसको पूछा गया है घुमा फिरा करके। हम लोग भी देखते हैं इसका किस तरह से क्या काम हो सकता है। अ कर्व विच कंसिस्ट ऑफ टू सर्कुलर आर्क ऑफ सेम और डिफरेंट रेडियस हैविंग देयर सेंटर टू द डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन टेंजेंट इज कॉल्ड एज। बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के अंग्रेजी का लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है। दूसरी तरह से किस तरह से पूछा जाएगा पढ़ लेते हैं, फिर इसका आंसर बताता हूँ आप लोगों को। बड़ा मजेदार से इसका आंसर होगा। द कर्व कंपोज ऑफ टू आर्क ऑफ डिफरेंट रेडियस हैविंग देयर सेंटर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द कर्व इज नोन एज। इस कर्व को क्या कहा जाएगा? इस कर्व को कहा जाता है रिवर्स कर्व। ठीक है, जैसे ही शब्द यहाँ तो ऐसे भी दिख रहा है ना कि देयर सेंटर ऑन द ऑपोजिट साइड, है ना, दोनों के सेंटर क्या होंगे? ऑपोजिट साइड होंगे। तो ऐसे कर्व को हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्स कर्व कहते हैं। देखिए सवाल बड़ा था, आंसर बहुत छोटा सा था। अब हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट करना है हम लोगों को लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ 5 डिग्री कर्व इफ द डिफ्लेक्शन एंगल 60 डिग्री। कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके इसको सॉल्व कर देना है। देखिए तो भाई आपसे पूछा क्या गया है? टेंजेंट पूछा गया ना। तो आपको क्या करना है कि सिंपल सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप टेंजेंट का जो फॉर्मूला है उसको लिख लीजिए। फॉर्मूला खुद ही बताएगा आपको करना क्या है। आर tan डेल्टा बाई 2, ये फार्मूला आपने लिख लिया। इस फार्मूले में सबसे बड़ी परेशानी क्या है? ये फार्मूला लगा के आंसर तो आ जाता है, लेकिन आपको रेडियस पता ही नहीं है। तो जब रेडियस नहीं पता है तो रेडियस निकालने के फार्मूले में हम लोग चले जाते हैं ना। इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। इसको कहिए रुक भाई अभी आते हैं तेरे पास। तब तक आप क्या कीजिए कि दूसरे फार्मूले से जो है एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए। दूसरा फार्मूला क्या कहता है आपको कि d इज इक्वल टू 1719 डिवाइडेड बाई आर। जब तक आपको कुछ ना कहा जाए आप ये मान के चलिए कि जो आपका लेंथ है वो कितना है? 30 मीटर है। बिल्कुल आसानी से जिंदगी कटेगा। तो आपको करना क्या है यहाँ पर? बस आपको इंटरचेंज कर दीजिए। क्या कर दीजिए? r इज इक्वल टू 1719 डिवाइडेड बाई डी। चूंकि आपको डिग्री तो दिया हुआ है, तो जब डिग्री दिया हुआ है तो आप इसको बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हो। 1719 डिवाइडेड बाई डिग्री कितना दिया हुआ है? 5 डिग्री। तब आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो r इज इक्वल टू आपके पास निकल करके आ जाएगा। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r की वैल्यू आ जाएगी 343.8। इतना आ गया। ठीक है, इतना आ गया 343.8। अब ये वैल्यू को क्या कीजिए कि ये जो फॉर्मूला जिसको आपने कह के रखा था कि थोड़ा रुक, उसके पास आइए और इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए। कितना है? 343.8 10 डेल्टा बाई 2। डेल्टा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री दे तो रखा गया है यहाँ पर, तो 60/2। तब आप इसको बहुत प्यार से सॉल्व कीजिएगा तो जो t की आपके पास वैल्यू निकल करके आ जाएगी वो आ जाएगी 198.49। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर 198.49 तो कहीं पर नहीं है, लेकिन इससे बिल्कुल लगा हुआ एक वैल्यू, बिल्कुल इसके आसपास की एक वैल्यू है। देखिए पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत चेंजेस चलता है ना। कौन सी वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है? 198.6। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर बी है ना। ठीक है, पॉइंट के बाद थोड़ा सा चेंजेस है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बिल्कुल सही है ना। क्योंकि बहुत जगह क्या होता है कि इसको मैं बता देता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। बहुत सारे जगह पर इसको क्या मान लेते हैं कि d इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले को इस तरह से लिखते हैं कि d इज इक्वल टू 1719 की जगह लिखते हैं 1720 डिवाइडेड बाई आर। तो वैल्यू यहाँ पर क्या होती है? बड़ी हो जाती है। तो क्या होता है बहुत बार थोड़ा पॉइंट के बाद में हल्का सा वैल्यू चेंज होता है। आपने थोड़ा देर पहले अभी क्या देखा था? कहीं कहीं पर ये मान लेता है कि d इज इक्वल टू 1718.9 डिवाइडेड बाई आर। उस वक्त क्या होगा? जब ये फार्मूला माना जाएगा तो वैल्यू और थोड़ी सी कम आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए पॉइंट के बाद हल्के फुल्के अगर चेंजेस आपको दिख रहे हैं तो घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय द इक्वेशन। लेंथ ऑफ कर्व आप किस इक्वेशन से निकालते हैं? बताइए कितना बड़ा सा आपसे सवाल पूछा है भाई। इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। पाई आर, यहाँ पर देखिए ये क्या पाई लिख दिया। मैंने कहा था ना पाई भी बहुत जगह लिखा जाता है। डेल्टा डिवाइडेड बाई 180। यही तो था ना पहला फॉर्मूला, तो हम लोगों ने यही सीखा था, लेंथ ऑफ द कर्व निकालना। चलिए हो गया, ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमसे एक थ्योरी का सवाल पूछ रहा है और थोड़ा सा प्यारा सवाल है। क्या पूछ रहा है? अ सेट ऑफ कर्व हैविंग सेंटर्स ऑन देयर सेम साइड। ठीक है, सेंटर कहाँ पर है इसका? सेम साइड में है। इज नोन एज, कौन सा कर्व इसको कहा जाएगा? अभी तक आपके जवाब आ गए होंगे, अगर नहीं आए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस कर्व को हम लोग कहते हैं कंपाउंड कर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग कि इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अ कर्व हुज रेडियस इज वेरिएबल।
कोई ऐसा कर्व है जिसका रेडियस वेरिएबल है, या फिर पूछ लेगा कि उस कर्व को ऐसे ट्रांजिशन कर्व कहते हैं। ट्रांजिशन कर्व कहता है कि ट्रांजिशन कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक है, कभी कभी क्या है नाम बदल देता है। ऐसा कोई कर्व जिसका क्या है रेडियस वेरिएबल है तो उसको हम लोग ट्रांजिशन कर्व कहेंगे। और ट्रांजिशन कर्व का एक और नाम होता है, वो नाम क्या होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, असेसमेंट कर्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द कर्व यूज इन वर्टिकल अलाइनमेंट इज, भाई कौन सा कर्व है ऐसा, है ना, ऐसा थका थका सा सवाल है बिल्कुल। कौन सा कर्व है आपके पास, समिट कर्व भी है और वैली कर्व भी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। ये हमसे फिर से जो है न्यूमेरिकल पूछ रहा है, थोड़ा सा प्यारा न्यूमेरिकल है ना। देखिए इसको जरा डील करना होगा हम लोगों को। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि द लॉन्ग कोड एंड टेंजेंट लेंथ ऑफ अ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस आर विल बी इक्वल इफ द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज। क्वेश्चन बहुत प्यारा सा आपसे पूछा कि किसी भी आपके कर्व में, कह रहा है एक सर्कुलर कर्व है आपके पास, तो उस कर्व में लॉन्ग कोड और टेंजेंट का लेंथ कब बराबर होगा। तो इसके बराबर होने के लिए हमारे पास एक शर्त ये होनी चाहिए कि डिफ्लेक्शन एंगल कुछ ऐसा हम लोग सेट करेंगे ना जिसके वजह से क्या हो जाए कि हमारा लॉन्ग कोड और टेंजेंट लेंथ बराबर हो जाए। तो पूछ रहा है कि वही डिफ्लेक्शन एंगल बताइए जिस एंगल पर आपका क्या होगा, लॉन्ग कोड और टेंजेंट का लेंथ दोनों बराबर हो जाएगा। रेडियस बता दिया इसका कि आर है। चलिए बहुत दया किया हम लोगों के ऊपर। अब देखिए हम लोग करते हैं इसके साथ क्या हो जाएगा भाई। एल जो है हमारे पास लेंथ ऑफ द कर्व, सर्कुलर कर्व हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग 2r साइन डेल्टा बाई 2, और टेंजेंट जो अब हम लोग निकालते, सर ये लेंथ नहीं है, लॉन्ग कोड है ना, इसको क्या बोलते हैं जी, लॉन्ग कोड बोलते हैं। हाँ तो भाई ये लेंथ नहीं है, ये लॉन्ग कोड है ना, डेल्टा बाई 2। और हमारे पास दूसरा एक फार्मूला है जिससे हम लोग टेंजेंट लेंथ निकालते हैं, वो क्या है भाई, t इज इक्वल टू आर टेन डेल्टा बाई 2, ठीक है। अब क्या कीजिए, बहुत बड़ा सा काम कीजिए आप लोग, कुछ नहीं करना है आपको कि 2r साइन, यही दोनों को बराबर करना है ना, डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू आर टेन डेल्टा बाई 2, दोनों को बराबर कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। इससे क्या होगा, देखिए r के साथ ये r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही प्यार से। अच्छा उसके बाद आप और एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसी इक्वेशन को बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इस r के साथ ये r कैंसिल हो गया। अब देखिए होगा क्या, होगा ये कि आप इस 10 को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दीजिए, 2 साइन डेल्टा बाई 2 टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन डेल्टा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस डेल्टा बाई 2। हो सकता है मेरी वजह से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना है, ठीक है। अब देखिए साइन डेल्टा बाई 2 इस साइड भी है, साइन डेल्टा बाई 2 इस साइड भी है, इसको भी कैंसिल कर दीजिए। बिल्कुल जितना आराम हो सकता है ना उतना आराम करिए अपने लिए। अब देखिए होगा क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 2 के साथ, तो यहाँ इसको लिख देता हूँ मैं, क्या हो जाएगा 2 कॉस डेल्टा बाई 2, बस कुछ नहीं है, ऐसा ही कन्वर्जन है, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि कॉस डेल्टा, थोड़ा स्टेप वाइज कर रहा हूँ ताकि बात समझ में आए, 1/2 कॉस डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। आपसे किसका वैल्यू पूछा था, डिफ्लेक्शन एंगल यानी डेल्टा का वैल्यू। आपने क्या करना है, आपने बहुत प्यार से एक काम करना है कि आप इसको क्या कीजिए कि डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, कॉस को इधर भेज दीजिए, कॉस इनवर्स 1/2। जरा चेक कर लीजिए कि कॉस इनवर्स 1/2 कितनी डिग्री होता है। तो कॉस इनवर्स 1/2 होता है आपका 60 डिग्री। ये कितना है आपका, डेल्टा बाई 2। तो सिर्फ अगर आपको डेल्टा चाहिए तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री इंटू 2, तो कितना आ जाएगा आपका 120 डिग्री। तो भाई किस एंगल पर जो है वो दोनों बराबर हो सकते हैं, तो जब एंगल की वैल्यू, डिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 डिग्री, ठीक है। देखिए इतना बड़ा सा आपसे सवाल पूछा, इतना छोटा सा आपने इसका आंसर दे दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिर से हमसे न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, और न्यूमेरिकल ये पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द एपेक्स डिस्टेंस इफ द डिफ्लेक्शन एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। हमसे क्या बोला गया कि डिफ्लेक्शन एंगल जो है वो 60 डिग्री है, एंड द डिग्री ऑफ कर्व इज 8 डिग्री, ठीक है। डिग्री ऑफ कर्व कितना है, 8 डिग्री है। तो जब तक आपसे कुछ ना कहा जाए, आप 30 मीटर मानते हुए चलिए, 1719 डिवाइडेड बाई आर। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आर निकालना है, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1719 डिवाइडेड बाई डी। अब फिर से आप क्या कीजिए, सारे वैल्यूज़ को उठाइए और आर के लिए पटक दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा 1719 डिवाइडेड बाई डी। हम लोगों को कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, 8 दे रखा है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आर इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 214.87, ठीक है, 214.87 है ना।
अब हमसे क्या पूछा गया है, देखिए जरा ध्यान से, एपेक्स डिस्टेंस पूछा गया, हमको रेडियस नहीं दिया हुआ था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, रेडियस पहले निकाला। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था किस तरह से निकालते। अब अगर एपेक्स डिस्टेंस हम लोगों से पूछा गया है तो देखिए एपेक्स डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर सेक डेल्टा बाई 2 माइनस 1, यही तो फॉर्मूला होता है। तो आपने क्या करना है, आर की वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली 214.87, क्योंकि दिया हुआ नहीं था, सेक डेल्टा बाई 2, डेल्टा हमारे पास कितना दिया हुआ है 60, तो 60 बाई 2 माइनस 1। बड़े प्यार से आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 214.87 इंटू, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1547। तब ये देखिएगा ई की वैल्यू आपके पास निकल करके आ जाएगी 33.24। चेक कर लीजिए, यहाँ 33.24 तो नहीं है लेकिन 33.26 है, यानी तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिर से हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया, न्यूमेरिकल इफ द 20 मीटर चेन इज यूज। देखिए अब आपको बता दिया गया कितना लेना है, 20 मीटर। तो आप जो हर जगह 171 लाइन ले रहे थे उससे काम नहीं चलने वाला है, अब आपको डेटा चेंज करना होगा। इज यूज टू सेट आउट 4 डिग्री कर्व, देन द रेडियस ऑफ कर्व इज। तब आपको क्या करना है, रेडियस निकालना है। तो आपको क्या पता है कि 20 मीटर के लिए, 20 मीटर चेन के लिए जो हमारे पास वैल्यू आती है वो कितनी है, 1146 डिवाइडेड बाई आर। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1146 डिवाइडेड बाई डी। देखिएगा आप ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने जो सॉल्व किया ना इसमें यही दो फॉर्मूले यूज हुए, इसीलिए कहा बहुत ज़्यादा आसान होता है। आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1146 डिवाइडेड बाई डी की वैल्यू कितनी दे दी गई है भाई, 4 डिग्री दे दी गई, तो इसको 4 से डिवाइड करिएगा। जब 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास आर इज इक्वल टू 286.5 मीटर। चेक कर लीजिए 286.5 मीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। बिल्कुल बहुत आसानी से सॉल्व होगा ये। फिर से न्यूमेरिकल पूछा गया, और क्या पूछा गया, इफ द 20 मीटर चेन इज यूज टू सेट आउट अ 13 डिग्री कर्व देन द रेडियस ऑफ कर्व। देखिए क्वेश्चन में इसीलिए लेकर के आया क्योंकि आपको बताना था कि जब भी आपको 20 मीटर वाला फॉर्मूला यूज करना है तो क्वेश्चन में आपको लिख करके दिया जाएगा कि ये 20 मीटर है। अगर कुछ नहीं लिखा गया है तो इसका मतलब क्या आप अंडरस्टूड है कि आपको 30 मीटर वाले फॉर्मूले को लेकर के आगे बढ़ना है। तो देखिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि d इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या है 1146 डिवाइडेड बाई आर। r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1146 डिवाइडेड बाई डी। अब फिर r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1146 डिवाइडेड बाई डी की वैल्यू कितनी है 13 डिग्री। मजा तो तब आया कि मेरे सॉल्व करने से पहले आपका आंसर आ गया हो। और 1146 डिवाइडेड बाई 13, ये डिग्री लिख रखा है मैंने, परेशान नहीं हो, 130 नहीं है, डिग्री है। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 88.153 मीटर। चेक कर लीजिए 88.153 मीटर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये जरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इफ द चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब पीसी, जो अपने पास में ये कर्व कुछ इस तरह से गया था ना, फिर से ध्यान दिला देता हूँ, बहुत गंदा सा फिगर बनाऊंगा लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा। ये जो कर्व गया था ना, ये कर्व गया था, यहाँ पर जो हम लोगों को पॉइंट मिला था इसको हम लोगों ने पीसी नाम दिया था। जहाँ पर अलाइनमेंट चेंज हो रहा था इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कर्व, है ना। और ये जो अपना पॉइंट ऑफ कर्व है, इस पॉइंट ऑफ कर्व का हमसे चेनेज पूछा गया है ना। क्यों? क्योंकि हमको बता दिया गया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है हमारा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, जहाँ दोनों टेंजेंट ने एक दूसरे को क्रॉस किया होगा, यहाँ का आपको चेनेज बता दिया गया है 1192 मीटर है। और टेंजेंट का लेंथ दे दिया गया है, ये जो टेंजेंट है इसका लेंथ दे दिया गया है, ये जो है आपका लेंथ कितना दिया गया है 141.48। तो कोई फार्मूला याद रखना है क्या? कोई फार्मूला नहीं याद रखना, बेसिक लॉजिक से सॉल्व होगा। देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इससे हमसे पूछ रहा है कि चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व। तो भाई पीसी के लिए, पॉइंट ऑफ कर्व के लिए जो चेनेज है, ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा। ये क्या होगा भाई, जो आपको चेनेज दिया हुआ है कहाँ पर, इंटरसेक्शन में, माइनस जो हमको टेंजेंट का लेंथ दिया हुआ है, यही तो काम करना है। तो चेनेज का आपको कितना दे दिया गया है वहाँ पर इंटरसेक्शन में 1192 माइनस टेंजेंट का लेंथ कितना दे दिया गया है, टेंजेंट का लेंथ दिया गया है 141.48। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 1050.52 मीटर। ले भाई चेक कर लीजिए, देखिए ऑप्शन नंबर सी मुझे दिख रहा है राइट आंसर है। देखिए कितने छोटे छोटे से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। दूसरा सवाल चेनेज से रिलेटेड, इफ द चेनेज ऑफ पीसी, पॉइंट ऑफ कर्व है ना, पॉइंट ऑफ कर्व जो है हमारे पास, उसका जो है चेनेज हमको दे दिया गया है, ठीक है। और लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व दे दिया गया है, लेंथ दे दिया गया है ट्रांजिशन कर्व का। तो कैसे निकलेगा भाई, दूसरा वाला जो फॉर्मूला था यही तो था कि चेनेज हमको अगर T2 का निकालना है
तो चेन एज T1 प्लस लेंथ, तो चेन एज T1 हमको कितना दिया हुआ है 4 प्लस 220, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 40220 मीटर। चेक कर लीजिए कहाँ है हमारा ऑप्शन नंबर ए विद द राइट आंसर। तो देखिए यहाँ तक आकर के बहुत मजे से आज हम लोगों ने क्या किया कि पहले तो कर्व को पढ़ा और उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन उनको बहुत प्यार से सॉल्व कर लिया और ये समझ में आया कि ये चैप्टर बिल्कुल ही ज़्यादा आसान था, वैसे पूरा सर्वे ही आसान है। नेक्स्ट जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल होंगे पहले थोड़ा सा उसको हम लोग इस तरह से स्टडी कर लेंगे और उससे रिलेटेड जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी और उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना और थोड़ा ज़्यादा पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना ताकि क्या हो थोड़ा माहौल बन सके। ये जो पढ़ने पढ़ाने की हर बार बात करता हूँ ना, पढ़ने पढ़ाने की बात इसीलिए करता हूँ ताकि थोड़ा ज़्यादा माहौल बने तो आप लोगों के लिए मैं थोड़ा और ज़्यादा काम कर सकूँ। ठीक है, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।